सुमित्रा ने कभी अपनी बड़ी बहू रेखा के लिए अपने मन से ना ही कभी कुछ अच्छा किया और ना ही अपने मुंह से कभी उसकी तारीफ करती। उल्टा उन्होंने जब भी रेखा के बारे में किसी के आगे मुंह खोला तब तब उसके खिलाफ सिर्फ आग ही उगली। सुमित्रा को जब भी जहाँ भी मौका मिलता बिना जगह और लोग देखे वो सबके सामने उसका बस अपमान ही करती थी। हर वक्त रेखा का अपमान होता रहता, लेकिन रेखा उनमें हमेशा अपनी खोई हुई एक माँ जैसा प्रेम ढूंढने की कोशिश करती। लेकिन शायद उसकी किस्मत में ईश्वर ने माँ का प्रेम लिखा ही नहीं था। उसके जन्म लेते ही उसकी अपनी माँ का देहांत हो गया था और सौतेली माँ को वो फूटी आंख नहीं भाती थी। 18 साल की कम उम्र में उसकी शादी उससे 10 साल बड़े अमर से कर दी गई थी। शुरुआत में तो अमर ने भी रेखा का अपमान करने और उसके ऊपर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन समय के साथ और रेखा के निस्वार्थ प्यार, त्याग और समर्पण ने अमर के दिल में रेखा के लिए प्रेम जगा ही दिया। अमर सब कुछ समझता, लेकिन माँ की खुशी और परिवार की एकता बनाए रखने के लिए चुप ही रहता था। रेखा से छोटे 2 देवर और 2 ननदों की शादी होने के बाद तो सुमित्रा अब रोज नए बहाने बनाने लगी अमर और रेखा को घर से निकालने की, क्योंकि दोनों बहुएं नौकरी करती थीं और उनकी चापलूसी में लगी रहती। रेखा की दोनों देवरानियां मोटा दहेज लेकर आई थीं और मायके से भी बहुत संपन्न थीं, जिस वजह से अब रेखा को दान दहेज और मायके को लेकर भी ताना सुनने को मिलने लगा था। इधर रेखा पूरा दिन नौकरानी की तरह घर के सारे काम करती रहती, लेकिन मजाल है जो कोई काम के नाम पर एक पत्ता भी हिला दे। रेखा की सिर्फ एक 12 साल की बेटी थी। भगवान ने उसे दूसरा बच्चा दिया ही नहीं, लेकिन दोनों देवरानी के बेटे होने के बाद अब रेखा की बेटी के साथ भी उसके जैसा ही व्यवहार होने लगा था। तब ये सब देखकर अमर अब हमेशा दुखी रहता था अपनी माँ और बहनों का रेखा के प्रति सौतेला रवैया देखकर। जितनी तकलीफ अमर को नहीं हुई थी उतनी तकलीफ उसे अपनी बेटी के लिए होने लगी थी। इसलिए अमर ने चुपचाप बिना लड़ाई झगड़े के अलग रहने का फैसला लिया और एक दिन हिम्मत करके अपनी माँ से कहा, माँ मेरा ट्रांसफर हो रहा है तो अब मुझे यहाँ से दूर ऑफिस जाना होगा, इसलिए सोचा है मैंने कि ऑफिस के पास ही घर ले लूँ किराए पर, जिससे आने जाने का समय और पैसा दोनों बचेगा। इतना सुनते ही सुमित्रा खुश हो गई। उन्होंने तुरंत तपाक से व्यंग करते हुए कहा, हाँ ये एकदम सही फैसला है, वैसे भी तुझे पैसे बचाने ही होंगे। कौन सा तेरे बेटा है जो मोटा दहेज लेगा तू? बेटी के लिए तो मोटा दहेज देना पड़ता है, तो अच्छा है तू अभी से बचत ही करना शुरू कर दे। वैसे भी पोस्ट ऑफिस की नौकरी में मिलता कितना है, काश तू भी अपने दोनों भाइयों की तरह इंजीनियर और मैनेजर होता। तेरी बीवी भी अनपढ़ गवार है जो कोई काम नहीं कर सकती कि तुझे सहारा दे सके। तेरी तो किस्मत ही फूट गई बेटा, ऐसी बीवी पाकर जिसने तुझे ना तो धन दिया और ना ही वंश। तब अमर ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, क्योंकि अब यहाँ रेखा नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि सब खुशी खुशी और प्यार से साथ रहेंगे और आपका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। वैसे एक बात बोलूँ माँ, आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो रेखा हर जन्म में पत्नी रूप में मिले, क्योंकि मुझे इससे अच्छी और समझदार पत्नी मिल भी नहीं सकती थी, जिसके लिए अपनी खुशियों से पहले परिवार की खुशियाँ मायने रखती हैं। चलता हूँ माँ। इतना सुनते ही सुमित्रा जी की नजरें गुस्से से तन गईं। रेखा अपने पति और बेटी के साथ घर से निकल आई। अलग रहने के बाद अब रेखा की जिंदगी खुशहाल हो गई थी, लेकिन कभी कभी अमर के मन में उदासी छा जाती, ये सोचकर कि एक ही शहर में रहने के बावजूद ना तो कोई तीज त्योहार पर उनसे मिलने आता है और ना ही उन लोगों के मिलने जाने पर वो लोग उनसे मिलना ही पसंद करते हैं, जिसे देखकर अमर ने भी एक समय बाद उन लोगों से मिलना जुलना, आना जाना सब कुछ बंद कर दिया। दिन बीतते गए। रेखा की बेटी ने 12वीं में पूरे जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, जिस खुशी में रेखा और अमर पुरानी कड़वी बातों को भूलकर सुमित्रा और पूरे परिवार से मिलने पहुंचे। लेकिन घर के बाहर ताला लगा देखकर वो लोग उदास मन से लौटने लगे कि तभी रेखा की नजर बाहर बने कमरे की खिड़की पर गई। वहां से उसे माँ माँ की आवाज सुनाई दे रही थी। पलटकर देखा तो उसकी सास खिड़की के पास थी, जिसे देखकर रेखा सन रह गई। सुमित्रा का रौबीला चेहरा और व्यक्तित्व ही पूरी तरह से बदल गया था। रेखा ने अमर को आवाज देते हुए कहा, अमर इधर देखिए माँ जी, और खुद तेजी से दौड़कर भागती हुई खिड़की के पास गई तो देखा कि उनके पाँवों में बेड़ियां और एक हाथ में चारपाई से रस्सी द्वारा बांधा हुआ था। उनकी आंखों में मोतियाबिंद, जिससे दिखाई भी देना लगभग बंद हो गया था। फटी सूती साड़ी और चारपाई के पास पड़ी सूखी रोटी देखकर रेखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने दरवाजा खोलने की सोची तो उस पर ताला लगा हुआ था। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर अमर को बहुत गुस्सा आया। अमर और रेखा ने पास पड़े पत्थर से ताला तोड़ा और कमरे के अंदर गए। कमरे के अंदर से बहुत गंदी दुर्गंध आ रही थी। जैसे ही रेखा ने सुमित्रा को स्पर्श किया, सुमित्रा ने अपने दोनों हाथों से उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और कहा,
माँ तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर, और रेखा के गले लग गई। रेखा और अमर उनकी बीमारी से अनजान उनको इस अवस्था में देखकर अवाक रह गए। घर के अंदर ताला लगा हुआ था। तब तक कुछ पड़ोसी भी वहाँ आ गए। उन्हीं पड़ोसियों से पता चला कि अमर के दोनों भाई लोग सब परिवार बाहर छुट्टी मनाने गए हैं। सुमित्रा की हालत और बीमारी के बारे में लोगों ने बताया कि उन्हें भूलने की डिमेंशिया नामक बीमारी हो गई है, जिस वजह से वो कब क्या करती और बोलती हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। चीजें भी तोड़फोड़ देती हैं, बच्चों जैसी हरकतें करती हैं, जिससे परेशान होकर उन लोगों ने उन्हें यहाँ बंद कर दिया था। और अब ये बीमारी बहुत बढ़ गई है। दोनों बेटे बहू उनसे अब कोई मतलब नहीं रखते हैं। उन्हें अब सिर्फ सुमित्रा को मिलने वाले हर महीने की पेंशन से ही मतलब है। बेटियों ने भी सब कुछ देख जान समझकर भी भगवान की मर्जी मानकर इन्हें यहाँ छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, जब इनकी किस्मत ही खराब है। हम तो किसी का भाग्य नहीं बदल सकते ना। रेखा और अमर को एकाएक ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ कि डिमेंशिया और डायबिटीज मोतियाबिंद की बीमारी ने उनकी माँ को इस तरह से धर दबोचा था और उनके खुद के चहेते बेटे बहू और बेटियों ने देखभाल करने से हाथ खड़ा कर दिया था। बेटियों ने साफ साफ कहा, अन्न धन और हर महीने की पेंशन जब बहू और बेटे लेंगे तो फिर हम क्यों करें उनकी सेवा। लेकिन एक बार फिर रेखा ने अपना बहु धर्म निभाया और सुमित्रा को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए आगे आई। जो इंसान खुद से खाना खाने और आंखों से देखने के लिए मोहताज था, उसकी सेवा करने के लिए रेखा तैयार हो गई। जिसने कभी उसकी कोई इज्जत नहीं की, प्यार के दो मीठे बोल तक नहीं बोले, उन्हीं की सेवा करने के लिए रेखा खुशी खुशी तैयार थी। जिसे देखकर अमर उसकी तरफ ध्यान से एकटक देखने लगा। रेखा तुम्हारा दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता है? क्या तुम सब कुछ भूल गई? और मत भूलो कि इनको जब याद आएगा तो फिर तुम्हें ये गालियां भी देंगी। तब रेखा ने कहा, सुनिए जी, हम दूसरों को दिखाने के लिए न जाने कितनी सारी फ्री सेवाओं का काम कर देते हैं। फिर ये तो मेरी सास और आपकी माँ है, मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं इस हालत में। लेकिन इनको इस हालत में छोड़कर जाना मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे इनकी हर बात बर्दाश्त है। रेखा और अमर सुमित्रा जी को लेकर घर आ गए। रेखा वापस जी जान से उनकी सेवा में लग गई। खाना खिलाने से लेकर सुलाने और नहलाने तक के सब काम रेखा अपने हाथों से करती थी। लेकिन अब भी सुमित्रा रेखा पर झिड़क जाती। सुमित्रा के साथ सब कुछ हो गया पर उनकी ठसक नहीं गई। जब उन्हें थोड़ा बहुत कुछ धुंधला सा याद आता तो रेखा को साफ कहकर भगा दिया करती कि तू नहीं है मेरी बहू, वो दोनों बहुएं सेवा करेंगी, क्यों लेकर आई मुझे यहाँ। कभी वो बाल नोच लेती तो कभी थप्पड़ मार देती, लेकिन रेखा उन्हें एक शब्द भी गुस्से में कभी कुछ न कहती। उनके दोनों बेटे बहू जब उन्हें वापस लेने आए तो सुमित्रा जी ने न जाने क्यों साफ साफ जाने से मना करते हुए कहा, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी अपनी माँ को छोड़कर, और बच्चों की भांति रेखा की गोद में अपना चेहरा छिपा लिया। तब दोनों भाइयों ने कहा, क्यों अब बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं हो पा रहे क्या भाई साहब, जो माँ के पेंशन पर आपकी निगाह है? सेवा की आड़ में मेवा खाना चाहते हैं तो रखिए इनको। वैसे भी अब हमें कौन सा पैसों की जरूरत है, हम तो सक्षम हैं अपने परिवार का खर्चा उठाने के लिए। इतना सुनते गुस्से में पहली बार अमर ने कहा, क्या बात है, पैसे तो मैंने तुम दोनों की पढ़ाई पर भी खर्च किए, तो क्या तुम दोनों मुझे कुछ दे रहे हो, या मैंने बदले में कभी तुम दोनों से कुछ मांगा है? जो लोग अपनी माँ का खर्चा उनकी पेंशन के पैसों से भी नहीं उठा पाए, वो मुझे सलाह देने आए हैं, जिन्हें अपनी माँ और जानवर में कोई फर्क नजर ही नहीं आया। सब कुछ घर से लेकर बैंक बैलेंस तक तो तुम दोनों अपने नाम कर चुके हो। अब बचा ही क्या है उनके पास जो तुम लोग उनसे ले सकते हो? चाहे माँ की पेंशन मिले या ना मिले, मैं अपनी माँ के लिए हमेशा खड़ा हूँ, उनकी सेवा और देखभाल के लिए। रही बात पेंशन की, तो तुम दोनों चिंता मत करो, पहले की तरह चाहो तो आकर ले जा सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन मैं अपनी माँ को तुम दोनों के साथ कभी नहीं भेजूंगा। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। दोनों भाई वहाँ से मुंह बनाकर चले आए। लेकिन ये सब देखकर सुमित्रा जी का भ्रम अब टूट गया था। भ्रम टूटते ही सुमित्रा शांत रहने लगी थीं। रेखा को माँ बुलाती। टूटन ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने किसी को भी पहचानना बंद कर दिया। बस रेखा के स्पर्श को ही वो महसूस कर पाती और पहचान पाती। अपने सभी बेटे बहुओं को उन्होंने पहचानना पूरी तरह से बंद कर दिया था। 1 साल के बाद जब दोनों बेटियां सुमित्रा जी से मिलने आईं तो सुमित्रा ने उनकी पहचान भी गलत बताई और फिर शांत मुंह घुमाकर सो गईं, जिनकी वजह से दोनों बहनें मुंह फुलाए बैठ गईं। इधर सबका आओ भगत करने के बाद अपना काम समाप्त कर सुमित्रा जी के बंद आंख जर्जर काया के माथे पर रेखा ने जैसे ही अपने हाथ से स्पर्श किया, सुमित्रा ने तुरंत आंख खोल दी और खिलखिलाकर छोटे बच्चों की तरह कहा, काम खत्म करके आ गई माँ, मेरी आइसक्रीम क्यों नहीं लेकर आई? मुझे आइसक्रीम लाकर दो ना, आपने वादा किया था ना मुझसे। पास बैठी दोनों बेटियां अपनी माँ को एकटक देख रही थी।
वो सोचने लगी कि जिस बहू को उन्होंने अपने पूरे होशो हवास में कभी भी कुछ अच्छा नहीं कहा, उसे आज वो माँ कहकर बुला रही है। रेखा का सिर्फ स्पर्श काफ़ी था सुमित्रा की रोगी काया के लिए, जिसके स्पर्श से सुमित्रा जी के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती थी। कुछ सालों के बाद सुमित्रा जी का निधन हो गया, लेकिन आखिरी समय में सुमित्रा जी एक पल भी रेखा के बिना नहीं रह पाती थी। सुमित्रा की सेवा के बदले इस बार रेखा के हिस्से में उनका बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और दुआएं आई। सुमित्रा जी के लिए आखिरी समय में रेखा उनकी बहू से पूरी तरह माँ बन गई थी, जिसने पूरे तन मन धन से उनकी सेवा एक बच्चे की तरह की थी, लेकिन कभी भी किसी के सामने इस बात का ना दिखावा किया और ना ही झूठा गुणगान किया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।